नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए एक नया टॉपिक इडियम्स और फ्रेजेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एबीसी। एबीसी का मतलब होता है जब आपको कोई बेसिक जानकारी होती है, बेसिक नॉलेज होता है या सामान्य समझ होती है, सामान्य ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं एबीसी। ठीक है, सामान्य समझ या सामान्य ज्ञान। सामान्य समझ या ज्ञान। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल में डाला जाता है और जब वो शुरू में सीखते हैं तो उन्हें एबीसी सिखाया जाता है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। एबीसी मतलब जो उनको बेसिक नॉलेज दिया जाता है वो एबीसी मान सकते हैं। तो किसी भी चीज की एबीसी यदि अपने को पता है तो हम उसमें आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना यही है एबीसी, यानी किसी भी चीज की अपने को बेसिक नॉलेज, सामान्य समझ होना जरूरी है, यानी आप उस चीज की एबीसी जानते हैं। इस तरह से आप याद करें। छोटे बच्चों का एग्जाम्पल ले सकते हैं और वो जिस तरह से चीजों को सीखते हैं, जिस तरह से मान लीजिए उन्हें अल्फाबेट सिखाया जाता है, एबीसी सिखाया जाता है, यानी वो शुरू में सिखाए थे, इनिशियल वो चीज होती है ताकि वो आगे उसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी नॉलेज और ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो आप समझने के लिए याद कर लें बच्चों से एबीसीडी। ठीक है, उस तरह से लिंक करके याद कर ले। सामान्य समझ या सामान्य ज्ञान, बेसिक नॉलेज। उसके बाद में जो दूसरा है वो है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल यानी होता है सर्वे सर्वा, यानी जिसके पास काफी राइट्स होते हैं। जैसे परिवार का कोई मुखिया है, बड़ा बुजुर्ग है, वही करता धरता होता है, हर काम वो ही करता है, उसी की देखरेख में, उसी की निगरानी में होता है, तो वहां पे हम बोलते हैं ऑल इन ऑल। ठीक है, उसके बाद में है एक और होता है ऐसा ऑल इन वन। आपने ये वर्ड भी सुना होगा, ऑल इन वन। ऑल इन वन जब सब कुछ एक ही में हो। जैसे आपने गाइड देखी होंगी बहुत सारी ऐसे जिसमें लिखा होता है ऑल इन वन, यानी बच्चों की जो गाइड होती है, ठीक है, जो हेल्प करती है वो, उनमें क्या होता है, जो 5-6 सब्जेक्ट होते हैं वो एक ही गाइड में होते हैं, तो ऑल इन वन वहां पे हो सकते हैं, सब कुछ एक में, तो वो होता है ऑल इन वन। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में है एट होम इन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एट होम इन यानी होता है किसी काम में यदि आप निपुण हैं, मतलब आप उसमें दक्ष हैं, कुशल हैं, प्रवीण हैं, आप उस काम को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, आपको वो काम आता है, उस काम में आपको महारत हासिल है, तो उसमें आप बोलते हैं एट होम इन, यानी निपुण होना या दक्ष होना किसी काम में, तो वहां पे बोला जाता है एट होम इन। ठीक है, उसके बाद में है एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है, देखिए, यदि कोई आपको बहुत ज्यादा प्यारा होता है या फिर वो दुलारा होता है, आंख का तारा भी हम इसे कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। यानी जैसे कोई परिवार में छोटा बच्चा है, वो सबसे ज्यादा लाडला होता है, उसी पे सबसे ज्यादा प्यार आता है, दुलार आता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आंख का तारा। ठीक है, एप्पल का मतलब यहाँ पे एप्पल नहीं, किसी आंख की एप्पल, तो वहां पे वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। जो कोई बहुत ज्यादा चहेता होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। उसी तरह से इसी के जैसा एक मिलता जुलता और होता है, वो होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यानी डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति, मतभेद होना। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अपने पास एक एप्पल है और उसको लेकर अपने को क्या हो गया, असहमति हो गई, मतभेद हो गया, इसका मतलब वो झगड़े की जड़ हो जाएगी। यानी इसका मतलब वो क्या है, झगड़े या फसाद की जड़, यानी इसको हम याद कर सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। यानी एक एप्पल को, एक सेब को लेकर झगड़ा हो गया तो वो झगड़े की जड़ है, यानी झगड़े की वजह है, उसका कारण है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। उसके बाद में है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में, लास्ट आवर में, तो उसको बोलते हैं 11th आवर। ये याद हो जाएगा नाम से ही, अंतिम समय, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर, यानी अंतिम समय में। जैसे 11th आवर है, उसके बाद में 12th हो जाएगा, उस तरह से नहीं ले रहा है, पर 11th यानी अंतिम क्षण में, अंतिम पल में। ठीक है, जैसे किसी को कोई मदद चाहिए होती और वहां पे अंत समय में आप पहुंच गए तो, और आपने उस बंदे की मदद कर दी, तो वहां पे आप हो सकता है
एट द 11th आवर वहां पे हो सकता है, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में। उसके बाद में एट डेगर्स ड्रॉन, ठीक है, ये आपको बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखिए डेगर क्या होता है, डेगर यानी होता है खंजर या कटार, डेगर यानी क्या होती है, खंजर या कटार। अब जब खंजर निकाल लाता है, डेगर निकाल लाता है, इसका मतलब वहां पे क्या है, उसमें शत्रुता है, उसमें क्या है, दुश्मनी है। तो यहाँ पे एट डेगर्स ड्रॉन मतलब शत्रुता होना या दुश्मनी होना, शत्रुता होना या दुश्मनी होना या कट्टर दुश्मनी होना, उसके लिए आता है एट डेगर्स ड्रॉन। कई बार एनिमेटिव विद भी आता है, एनिमेटिव विद तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, एट डेगर्स ड्रॉन ये बहुत बार पूछा जाता है। यानी जब आप किसी के कट्टर दुश्मन होते हैं, जानी दुश्मन होते हैं, यानी एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, आप डेगर निकाल लाते हैं, डेगर लगेगी, पता है चोट लगेगी, वहां से क्या निकलेगा, खून निकलेगा, तो वहां पे कट्टर दुश्मनी, कट्टर शत्रुता हो सकती है, आप याद कर सकते हैं इस चीज को लेकर। उसके बाद में है एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर यानी एक सही तरीके में, यानी सही क्रम में, निश्चित क्रम में उसको बोला जाता है एप्पल पाई ऑर्डर, सही क्रम में या सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। और पाई होता है वो एक खाने का व्यंजन भी होता है, यदि वो सही होगा तो अच्छा लगेगा आपको, यानी सटीक तरीके से, यानी सही क्रम में, सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से, तो वो यही होता है एप्पल पाई ऑर्डर। उसके बाद में है बर्ड्स आई, ठीक है, बर्ड्स आई भी क्या होता है, विहंगम दृश्य, विहंगम दृश्य, विहंगम दृश्य। जिस तरह से पक्षी होता है वो आकाश में उड़ता रहता है और वो अपनी नजरों से जब धरती की तरफ देखता है तो उसे वो सारी लोकेशन होती है, सारी चीजें होती हैं, चाहे से वो इमारतें वगैरह हो, नदियां वगैरह, पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह, तो वो एक अलग तरीके से दिखती है। तो उसी तरीके से हम विहंगम दृश्य होता है, मान लीजिए आप एयरप्लेन में बैठे और वहां पे आप विंडो साइड कर रहे हैं, वहां से नीचे देख रहे हैं, तो आपको एक अलग अद्भुत नजारा दिखेगा, तो वो विहंगम दृश्य होता है। उसके बाद में है ए लेम एक्सक्यूज, देखिए लेम यानी होता है लंगड़ा, एक्सक्यूज यानी बहाना, यानी एक लंगड़ा बहाना, यानी एक असंतोषप्रद बहाना, असंतोषजनक या असंतोषप्रद बहाना, एक्सक्यूज बनाते हैं। और जो बच्चे होते हैं उन्हें तो इस काम में बड़ी महारत हासिल होती है। जब टीचर उन्हें कोई वर्क देता है, फिर वो आते हैं स्कूल में तो काम नहीं करके लेके आते हैं, तो वहां पे फिर वो लेम एक्सक्यूज यानी अपने अपने बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो होता है लेम एक्सक्यूज। अब लेम यानी लंगड़ा, एक्सक्यूज है, बहाना है, तो वो चलने वाला है नहीं, टिकने वाला है नहीं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है असंतोषजनक बहाना। एक बार वापस से देखिए, एबीसी का मतलब होता है बेसिक नॉलेज या समझ होना, एबीसी जैसे अपने को आती है, एबीसी आती है, उस तरह से। ऑल इन ऑल यानी सर्वे सर्वा, मुखिया जो काम करता है वही होता है, जो कर्तव्य करता होता है वो। एट होम यानी किसी चीज में आप निपुण होते हैं, ठीक है, कुशलता से वो काम को आप अंजाम देते हैं। एप्पल ऑफ वन साइड यानी प्यारा दुलारा, आंख का तारा होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़ हो गई। एट द 11th आवर अंतिम समय में हो गया। एट डेगर्स ड्रॉन यानी शत्रुता, दुश्मनी हो गई। एप्पल पाई ऑर्डर यानी सही क्रम में, एक अच्छे तरीके से, ठीक है। ए बर्ड्स आई व्यू विहंगम दृश्य हो गया। ए लेम एक्सक्यूज यानी असंतोषजनक बहाना हो गया। अब उसके बाद में देखिए अपन अगला शुरू करते हैं। उसके बाद में है एट वंस फिंगर्स एंड्स, ठीक है, एट वंस फिंगर्स एंड्स। जब आपको उस चीज का पूरा नॉलेज हो तो वहां होता है एट फिंगर्स एंड्स, यानी आपको उसका पूर्ण क्या हो, नॉलेज हो या फिर ज्ञान हो, उसके लिए आता है। क्योंकि जब टीचर्स होते हैं वो बच्चों को क्या कहते हैं कि आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, यानी वो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको पूरा नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए, तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं समझकर कि एट वंस फिंगर्स एंड्स का मतलब क्या है, कंप्लीट नॉलेज या पूर्ण ज्ञान। उसके बारे में देखिए जेल बर्ड, यानी एक पक्षी और जेल का क्या संबंध हो सकता है, यानी वहां पे वो होता है कुख्यात अपराधी, कुख्यात क्रिमिनल या अपराधी, उसके लिए आता है जेल बर्ड, ठीक है, जो नोटोरियस हो, ठीक है, और बार बार उसे क्या जाना पड़ता है, अपनी गलत गतिविधियों के कारण जेल जाना पड़ता है, तो जेल बर्ड आप याद करेंगे वो किसके लिए आता है, कुख्यात अपराधी के लिए, क्रिमिनल के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद में स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, आप देखिए, आप उसको यदि जनरल
अर्थ निकालते हैं तो वो होता है स्नेक इन द ग्रास, यानी घास में एक सांप। यदि आप घास को उठाने जाएंगे फिर वो आपको क्या कर लेगा, आपको डस लेगा, उस तरह से नहीं। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, वो कहते हैं आस्तीन का सांप। क्या कहते हैं, आस्तीन का सांप, जो आपको कभी भी क्या कर सकता है, डस सकता है। आस्तीन का सांप होता है, उसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, ठीक है, आस्तीन का सांप, ठीक है। उसके बाद में स्लिप ऑफ पेन। यदि स्लिप ऑफ पेन का मतलब है यानी लिखने में गलती, स्लिप ऑफ पेन का मतलब क्या, स्लिप यानी फिसलना, पेन यानी पेन जब लिखते हुए फिसल जाते हैं, वहां पे कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, समझिए आप, तो उसको बोला स्लिप ऑफ पेन बोला जाता है। और यदि बोलने में गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग, यानी जबान का फिसल जाना। गलत कोई चीज आप बोल देते हैं तो वहां पे होता है स्लिप ऑफ टंग, और लिखने में कोई गलती हो जाती है वो स्लिप ऑफ पेन होता है, ठीक है। उसके बाद में मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स, ठीक है। अब लेटर यानी होते अक्षर, अक्षर को जानने वाला, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो अपने आप में क्या होता है, विद्वान होता है। तो लेटर से याद रखिए विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। उसके बाद में मैन ऑफ स्पिरिट्स। स्पिरिट यानी होती है भावना, जोश, उमंग, उत्साह है। तो स्पिरिट्स यानी आप समझ सकते हैं जो उत्साही हो किसी भी एक्टिविटी में, जिसका उत्साह हो, तो वो होता है उत्साही व्यक्ति, मैन ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है। स्पिरिट से याद रखें, ठीक है, जिसमें काफी उत्साह हो। और एक होता है मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो यानी होता है घास फूस, तिनका, भूसा, उसको बोलते हैं स्ट्रो, यानी जिसका खुद का कोई क्या नहीं हो, मत नहीं हो, उसकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के लिए आता है मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो क्या होता है, जैसे कोई भी तोड़ देते हैं, कोई भी झाड़ू में बुहार कर ले जाते हैं, हटा देता है, तो उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, खुद की कोई राय नहीं होती, उसको बोले मैन ऑफ स्ट्रो। जिसकी स्वयं की कोई, जिसकी स्वयं की राय न हो, या जिसका खुद का कोई मत न हो, उसको बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रो, ठीक है। स्ट्रो से याद रखें आप, ठीक है। ए मैन ऑफ पार्ट्स। देखिए पार्ट्स यानी क्या होते हैं, कलपुर्जे होते हैं मशीन के, ठीक है। यदि वो अच्छे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो सही हैं। बुरे हैं, इसका मतलब वो अच्छे नहीं हैं, खराब है। यदि मनुष्य को लेकर पार्ट्स की बात आती है, इसका मतलब वो क्या है, योग्य है, काबिल है, ठीक है। क्योंकि अच्छी चीज की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो वहां पे होता है मैन ऑफ पार्ट्स, यानी योग्य व्यक्ति या सुयोग्य व्यक्ति, उसको बोलते हैं मैन ऑफ पार्ट्स, सुयोग्य व्यक्ति, ठीक है। पार्ट से याद रखिए, अच्छे पार्ट्स होंगे यानी उनकी, यानी वो अपने आप में क्या है, योग्य हैं, काबिल हैं। तो व्यक्ति के लिए आता है तो वो सुयोग्य व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8, 6 एंड 7, यदि ये स्थिति आती है, इसका मतलब वहां पे कंप्लीटली डिसऑर्डर है, वहां पे वो अव्यवस्थित है या फिर तीतर बितर है, अव्यवस्थित, या कोई चीज अव्यवस्थित है या फिर क्या होती है, वो तीतर बितर होती है, इधर उधर होती है, बिखरी हुई होती है, तीतर बितर होना, ठीक है। कई बार भीड़ भी तीतर बितर हो जाती है, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि कंफ्यूजन में रहना, आप समझ सकते हैं इस चीज को, यानी अव्यवस्थित हो या फिर वहां पे कंफ्यूजन हो। 8, 6 एंड 7 से अव्यवस्थित हो, तीतर बितर हो, या कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है कि वो इधर या उधर, तो ये होता है अव्यवस्थित। उसके बाद में अबाउ बोर्ड, ठीक है। अबाउ बोर्ड, बोर्ड के ऊपर नहीं है अबाउ बोर्ड, यहाँ पे अबाउ बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट हो, जिसका आचरण सही हो, उसको बोलते हैं अबाउ बोर्ड, स्पष्ट। या फिर कई बार आपको ईमानदार भी देखने को मिलेगा, क्लियर हो, ईमानदार हो, स्पष्ट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अबाउ बोर्ड। साफ सुथरा, आप समझ सकते हैं, जिसका कैरेक्टर कैसा हो, एकदम साफ सुथरा, उस पर कोई लाछन नहीं हो, वो अबाउ बोर्ड होता है, ठीक है, स्पष्ट या ईमानदार। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। एट फिंगर्स एंड्स, यानी जब आप फिंगर्स एंड्स, यदि आपको कोई चीज याद हो, जिस तरह से बच्चे करते हैं, वो काउंट करते रहते हैं, उनको याद है वो चीज, तो वो उनको नॉलेज है उस चीज का, तो वो पूर्ण ज्ञान उनका होता है, कंप्लीट नॉलेज उनका होता है। उसके बाद में जेल बर्ड,
जेल बर्ड समझ सकते हैं कि एक जेल जाने वाला पक्षी, और ऐसा पक्षी जो जेल जाता है वो वहां पे ह्यूमन बीइंग जो गलत काम करते हैं वो कुख्यात अपराधी के लिए आप याद कर लीजिए जेल बर्ड, ठीक है। ए स्नेक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ एक स्नेक जो आपको कभी भी क्या कर सकता है, डस सकता है, लेकिन वैसे इसका मतलब क्या निकलता है, आस्तीन का सांप, ठीक है। स्लिप ऑफ पेन का मतलब लिखने में गलती होती है, और स्लिप ऑफ टंग यानी बोलने में गलती होना उसको बोलते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी जो विद्वान होता है जिसको नॉलेज होता है वो विद्वान व्यक्ति, लेटर से याद रखें, ठीक है। ए मैन ऑफ स्पिरिट्स, स्पिरिट्स जो आपका उत्साह होता है, जोश होता है, उसे याद रखिए तो उत्साही हो जाएगा उससे। ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो यानी क्या होता है, भूसा, चारा, घास फूस, तिनका, जिसका कोई मानते नहीं अपन की उसकी खुद की कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होती होगी, उसको कोई भी ठोकर मार देता है, कोई भी साइड में हटा देता है, उसको कोई जला देता है, काट देता है, ठीक है। उस तरह से आप याद करना है इसको, इसलिए आप स्ट्रो को लेकर याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जिसकी स्वयं की कोई राय नहीं हो, जिसका खुद का कोई मत नहीं हो, जो दूसरों के कहने से चलता हो, आप ये समझिए यहाँ पे, तो वो मैन ऑफ स्ट्रो होता है वहां पे। उसके बाद में मैन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स कलपुर्जे जिस तरह से होते हैं, मशीन वगैरह या कोई भी गाड़ी वगैरह के हो सकते हैं, यदि वो अच्छे हैं, योग्य है, इसका मतलब उनकी वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से यदि मनुष्य के पार्ट सही हैं कहने का मतलब, तो वो क्या है, अपने आप में योग्य है, काबिल है, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं सुयोग्य व्यक्ति। उसके बाद में एट 6 एंड 7 यानी अव्यवस्थित, तितर बितर कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, उसको बोलते हैं एट 6 एंड 7, ठीक है। एक और होता है लास्ट अपन लेके चल रहे हैं अबाउट बोर्ड, ठीक है, जो स्पष्ट हो, अपराइट हो, ईमानदार हो, ठीक है, साफ सुथरा हो, उसको बोलते हैं अबाउट बोर्ड, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इनको। आगे भी हम इस तरह के वीडियोस हैं जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं उस टॉपिक पे हम बनाते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।